हेलो फ्रेंड्स, GKS एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य देवांगन और आज हम यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने स्टार्ट किया था। उसी के क्रम में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था कि कहाँ से उद्गम होता है, किन राज्यों से गुजर कर वो बंगाल खाड़ी में गिरता है, उसको हमने देख लिया था। अब गंगा की एक सहायक नदी है यमुना नदी। अब यमुना और उसके सहायक नदी के बारे में आज हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब हम आगे वीडियो डालें तो आप लोगों को पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी तंत्र में प्रमुख नदी या फिर मुख्य नदी कहे ये यमुना नदी है, ये तो स्पष्ट ही है। तो अब देखते हैं कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री या फिर बंदरपुर ग्लेशियर से होता है। ये देखिए मैंने बनाया है। तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री या फिर बंदरपुर ग्लेशियर से होता है और उद्गम होने के बाद वे कुछ दूर बहती है और उसके बाद यमुना नदी के बाईं ओर से एक छोटी सी नदी आकर उससे मिलती है जिसका नाम है टोंस। टोंस नदी यमुना नदी पर कालसी नाम के स्थान पर मिलती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है भी है कालसी। तो यहाँ पर टोंस नदी कालसी नाम के स्थान पर यमुना नदी से मिलती है, जो कि बाईं ओर से मिलती है। थोड़ी देर बाद उसके बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है और कुछ दूर बहने के बाद मसूरी श्रेणी को काटकर आगे बढ़ती है। मसूरी श्रेणी के बाद ही यमुना नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले तक यमुना नदी पहाड़ों पर बह रही होती है। मसूरी श्रेणी के बाद वह मैदानी भाग में प्रवेश करती है और मैदानी भाग में बहते हुए कई राज्यों की सीमाओं बनाते हुए बहती है। तो देखिए कौन कौन से राज्यों की सीमा बनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। यमुना नदी पहले तो सबसे पहले क्या बोलते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। ये देखो यहाँ पर बनाते हैं। उसके बाद कुछ दूरी तक ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा स्थान है, आवाज़ बहती है। उसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाते हुए लंबी दूरी तक बहते जाते हैं और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश करते हैं। दिल्ली के पूर्वी भाग में ये बहता है और एक बार फिर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं और फिर ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो पहले ये सीमाओं का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद एक महत्वपूर्ण नदी बाईं ओर से ही इसमें मिलती है, जिसका नाम है हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे ही था। तो ये वही नदी है, हिंडन नदी के किनारे ही आलमगीरपुर स्थित है। तो हिंडन नदी से मिलता है। हिंडन नदी से मिलने के बाद ये आगे बढ़ता है, जहाँ इसके ही किनारे मथुरा और आगरा जैसे महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। आगरा जो कि पता है कि ताजमहल के फेमस है। तो ये जो है यमुना नदी ताजमहल के पीछे से होकर बहते हैं, जो कि 4 भाग पद्धति में है, वो आप इतिहास में पढ़ोगे। तो ताजमहल के पीछे से यमुना नदी प्रवाहित होता है, ठीक है। उसके बाद वो आगरा से आगे बढ़ता है। उसके बाद यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि चंबल नदी है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है चंबल नदी। तो चंबल नदी उससे मिलता है। तो चलिए पहले चंबल नदी के समझ लेते हैं कि कहाँ से उद्गम होता है और यमुना में किस स्थान पर मिलता है। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी बहुत प्रसिद्ध है। वहीं के जनापाव हिल्स नाम के स्थान से, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ उड़ करके, जनापाव हिल्स से चंबल नदी निकलता है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। उसके बाद राजस्थान में जाता है और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा नामक स्थान पर मिल जाता है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसलिए इसमें कई सारी अन्य सहायक नदी भी आकर गिरती हैं। तो देखते कौन कौन से चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है बनास नदी, जो कि अरावली श्रृंखला से आते हैं। अरावली राजस्थान के महत्वपूर्ण श्रेणी है, वहाँ से एक नदी निकलती है बनास नदी और वे अपने दाईं ओर बहते हुए बनास नदी से राजस्थान में ही मिल जाती है। ये देखिए राजस्थान वाला ये राज्य है, तो उसमें आकर बनास नदी मिल जाता है। इधर मध्य प्रदेश से भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ निकलकर चंबल नदी की सहायक नदी बनती है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नदी है क्षिप्रा नदी।
ये उज्जैन में जाकर मिलती है। उज्जैन बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, महाकालेश्वर मंदिर भी यहीं स्थित है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उज्जैन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि चंबल और क्षिप्रा नदी के संगम स्थल पर स्थित है, या फिर क्षिप्रा के किनारे भी स्थित है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और नदी है काली सिंध नदी। याद रखिएगा, सिंधु नहीं है, ये सिंध है। काली सिंध एक नदी है जो कि दाईं ओर से आकर यमुना पर मिलती है। देखिए, ये हो गया चंबल का बाईं ओर और ये होगा दाईं ओर। तो काली सिंध इधर दाईं ओर से आकर मिलती है। एक अन्य नदी है पार्वती नदी, ये भी दाईं ओर से जाकर ही चंबल नदी पर मिलती है। ये देखिए, ये पहले मध्य प्रदेश से बहना स्टार्ट उद्गम होता है और बहते बहते ये राजस्थान में जाकर ये दोनों नदियाँ काली सिंध और पार्वती यमुना नदी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं चंबल नदी तंत्र, जो कि जनपौहिल से उद्गम होता है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये अपना जल यमुना नदी में गिरा देती है। चंबल नदी के बारे में कुछ चीज़ जानने वाली बात है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा भी इसमें और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंबल नदी घड़ियाल पालन के लिए, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। पालन नहीं, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि घड़ियाल के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो चंबल नदी ही है। और दूसरा ये है कि चंबल नदी खड्ड अपर्दन करते हैं। अब खड्ड अपर्दन क्या है? जब अपर्दन करता है तो एक गहरी नालियों का निर्माण कर देते हैं, और जब वे नदियाँ जब सूख जाती है गर्मी के दिनों में, तो वे एक भूल-भुलैया का रूप ले लेते हैं। इसी का उपयोग डाकू लोग छुपने के लिए करते थे। चंबल एरिया डाकू के लिए फेमस था। चंबल तो पता ही होगा, चंबल की डाकू फूलन देवी, बहुत उसके फिल्में वगैरह भी बना है। तो चंबल क्षेत्र इसीलिए पहले फेमस था, अब तो नहीं है। तो इसी जो बीहड़, उसको बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। जो नदियाँ जब खड्डा अपर्दन करती है तो उससे बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़ का उपयोग जो डाकू लोग पहले छुपने के लिए करते थे, लेकिन अब तो वो डाकू तो समाप्त हो गए हैं। तो इसके जानने वाली बात यह है कि ये बीहड़ का निर्माण करते हैं और खड्डा अपर्दन करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 3 प्रमुख बातें हमने चंबल नदी के बारे में देखा है। ठीक है, तो ये इटावा में मिल गया। यमुना नदी उसके बाद आगे बढ़ते जाती है। तो दाईं ओर से यमुना नदी की अब दाईं ओर से देखते हैं। तो यमुना नदी के दाईं ओर से एक महत्वपूर्ण नदी थी, उससे मिलती है सिंध नदी। यहाँ पर काली सिंध था, यहाँ पर सिर्फ सिंध नदी है। काली सिंध बनास नदी का सहायक था और सिंध नदी यमुना का सहायक नदी है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यमुना नदी, उस एक और अन्य नदी इससे मिलते हैं दाईं ओर से ही, जिसका नाम है बेतवा नदी। अब बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से मिलता है, और बेतवा का सहायक नदी है धासन नदी। देखिए मैंने बनाया है। तो बेतवा हमीरपुर में जाकर मिल जाता है। हमीरपुर से जब आगे बढ़ता है तो बांदा नामक स्थान पर एक नदी मिलता है, केन नदी कैमूर रेंज क्या है? विंध्य श्रेणी का ही आगे पूर्वी भाग में जो विस्तार, उसको कैमूर श्रृंखला बोलते हैं। तो कैमूर श्रृंखला से ही एक नदी निकलता है, केन नदी, और वे बहने के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर बांदा नामक स्थान पर मिल जाता है। और अंततः यमुना आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण यमुना नदी तंत्र के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि कैसे, कहाँ से उद्गम होता है, कैसे किन राज्यों में जाकर बहता है, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही, सबके बारे में हमने देखा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हम फिर से अगले वीडियो में नए नदी तंत्र के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।